हेलो बच्चों, आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस और एडवांस के बहुत बड़े बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर वन टॉप फैक्टर आपको आता है तो जेईई मेंस और एडवांस प्लस नीड्स सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन 2017 में ये मेंस में क्वेश्चन आया था। freezing point of benzene decrease by 0.45 degree Celsius when 0.2 gram acetic acid is added to 20 gram of benzene if acetic acid associated to form dimer in benzene percentage of association will be। और ये चार ऑब्जेक्ट तो देखिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको निकालना है। डाइमराइज्ड हो रहा है एसिटिक एसिड, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन तो पहले देख लीजिए क्या क्या दिया है, पहले वो समझ लीजिए। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीज बाई 0.45 डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा टीएफ दिया है 0.45 डिग्री सेल्सियस। ओके, व्हेन 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड एज ए सॉल्यूट होगा तो एसिटिक एसिड की कितनी अमाउंट दी, स्मॉल डब्ल्यू दिया है 0.2 ग्राम। एसिटिक एसिड किस में डिसॉल्व किया गया, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये 20 ग्राम हो गया। 20 ग्राम ऑफ बेंजीन ये बेंजीन में डिसॉल्व किया गया। ये कौन है, एसिटिक एसिड है। ठीक, कोई बात नहीं। और केएफ की वैल्यू भी यहां पर दे दी है, केएफ 5.12 है, तो यहां पे 5.112 दिया। प्रॉब्लम, अब हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है। देखिए डाइमराइज्ड होने का मतलब एसिटिक एसिड, ये देखिए दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के ऐसे डाइमराइज्ड हो जाएंगे CH3C डबल OH का होल ट्वाइस। ये डाइमराइज्ड हमने आपको समझाया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों मॉलिक्यूल आपस में बन जाते हैं। ठीक है, अब हमने एसोसिएशन कंडीशन में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन फार्मूला, जनरल फार्मूला आपको डिराइव करके बताया था। ठीक, जहां पर एन क्या है, ये नंबर ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है। अब एसोसिएटेड मॉलिक्यूल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो I इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 2। क्लियर। अब हमें इस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस अल्फा की वैल्यू निकालना है, और इस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए आई पता होना चाहिए। तो और ये यहां पे सॉल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है, तो हमारे पास एक फार्मूला है कि क्या डेल्टा टीएफ दिस इक्वल टू आई, और इसके बाद यहां पर के एफ और स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन m1 इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये फार्मूला हम लोगों के पास होता है। आई क्यों हमने यहाँ पे फिट किया, अगर आई ना लिखें तो ये आपकी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई, नॉर्मल। लेकिन जितने मोल आप डाल रहे हैं वो तो रहेंगे नहीं, वो तो एसोसिएट हो रहे हैं, तो यहां पर हम लोग आई को फिट करते हैं वन टॉप फैक्टर के। डेल्टा 0.45 हो जाएगा। आई की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, 5.12 हो जाएगा, इनटू डब्ल्यू दिया है कितना 0.2 और इनटू 1000 रखेंगे अपॉन m1। एसिटिक एसिड सॉल्यूट है और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, क्योंकि आप निकाल लीजिए, तो यहाँ पर 60 हो गया, और इसके बाद कैपिटल डब्ल्यू हमारे पास 20 हो गया, ये हमारे पास 20 हो गया। और इस तरीके से हम आई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसे आप कैलकुलेट कर लेना, तो आई की वैल्यू जो आएगी वो 0.527 आएगी, इतनी आई की वैल्यू आएगी। इसे हम सॉल्व करने पर आई की वैल्यू आएगी। क्लियर। तो आई की वैल्यू जो हमारे पास आ गई, तो आई की वैल्यू यहाँ पे हम इसको पुट कर दें, रख दें। तो आई की वैल्यू जो हम रखेंगे तो 0.527 और दिस इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। इसे अल्फा बाई 2 को इधर ले आइए,
तो प्लस हो जाएगा, ये उधर ले जाओ तो माइनस हो गया। तो अल्फा अपॉन 2 दिस इक्वल टू 1 माइनस 0.527। इस तरीके से यहाँ पे 1 से इस वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे तो अल्फा अपॉन 2 दिस इक्वल टू यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.00 और यहाँ पे हम रखेंगे 527। तो यहाँ पे 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 तो 7 हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 94। तो इस तरीके से यहाँ पर 0.473 आ जाएगा और 2 का उधर मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो गया, इसमें 7 14 आ गया, यहाँ 8 एक 9.2 यहाँ पे 0.946 आ गया। या हम इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाएगा 94.6%। ये डिसोसिएशन बोला एसोसिएशन आ गया, यानी इसका मतलब आंसर आपका आना सही। क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल, केवल पूरा जो खेल था ये वन था फैक्टर का मेन खेल था। क्लियर हो गया? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों के इसमें आया हुआ है 2011 में, जो 2011 में क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं। देखिए 2011 में क्वेश्चन आया था कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing 0.1 gram of K3FeCl का होल 6। इसका ब्रैकेट में मालिक को वेट भी दिया 329। ये है इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर इज क्या होगा, 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं और यहां पर KF की वैल्यू दी है 1.86 दिया हुआ है। यहां पर वैल्यू दे दी है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन -2.3 into 10⁻²। दूसरा है -2.5 into 10⁻⁴। नेक्स्ट है -4.2 into 10⁻²। और लास्ट है -3.0 into 10⁻⁵। ये 4। इसमें कौन होगा? बड़ा सिंपल है। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड मालिक्यूलर वेट ये है इन 100 ग्राम वाटर इज, कौन इसमें सही है? फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है। ये देखिए हमारा इलेक्ट्रोलाइट, जब किसी न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रोलाइट दिया हो और उसका परसेंटेज डिसोसिएशन ना दिया हो तो 100% याद कर लीजिए कि वो 100% ही आयोनाइज्ड होता है, यानी पूरा का पूरा वो आयोनाइज्ड हो जाता है। ये हमने आपको कई बार बताया है। चलिए पहले इसको सॉल्व करता हूं, क्या क्या दे रहा है बताओ। स्मॉल w कितना दे दिया है? 0.1 ग्राम। ये 0.1 ग्राम ये आपका K3FeCl का होल 6 दिया हुआ है। कैपिटल W कितना दिया हुआ है? कैपिटल W दिया हुआ है यहां पर 100 ग्राम। ठीक, KF की वैल्यू दी हुई है यहां पे 1.86 दिया हुआ है और मालिक्यूलर वेट इसका दिया है 329 यानी 329। ये आपके सामने दिया हुआ मालिक्यूलर वेट और हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले हम निकाल लें इस तरीके से कि डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट आया
अब आप कहेंगे आई क्यों लिख रहे हैं? अरे भाई, जो हमारा सॉल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है, वो टूट रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 का फैक्टर यूज होगा। स्मॉल w 1000 अपॉन m1 इंटू कैपिटल W। ये रखेंगे, हम इसे फाइंड आउट करना है इसको। आई देखिए वैल्यू मेन आई की आई, कि आई को हम इस तरीके से क्या करें। तो देखिए यहां पर आप लिखेंगे तो K3FeCl का होल 6, और ये ऐसे टूटेगा तो 28K प्लस, और यहां पर FeCl का होल 6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, यहां पे -3। अब ये बताइए कितने आयंस आपको मिल गए? 4। तो आई की वैल्यू 4 हो गई। यहां हम लिखते हैं आई दिस इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन 4 हो गए, बिफोर 1 हो गया, तो यहां 4 हो गया, क्योंकि 100% ये आयोनाइज्ड होता है, तो यहां पर हमारे पास 4 हो गया। क्लियर आ गया? 4 समझ गया कैसे आ गया? केएफ की वैल्यू 1.86 रखा, ये रखी हुई है। स्मॉल w 0.1 रखेंगे, 1000 रखेंगे, अपॉन m1 की वैल्यू हमारे पास दी है 329 इंटू कैपिटल W हमारे पास 100 रखा हुआ है। इस डेल्टा टीएफ की वैल्यू को निकालेंगे तो हमारे पास 2.3 इंटू 10⁻⁻² आएगा। प्लस में माइनस में नहीं आएगी, देखिए वैल्यू सब माइनस में है। ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी हुई है वो आ गई है। तो अब हमें निकालना क्या है? कह रहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ दिस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? डेल्टा टीएफ दिस इक्वल टू टीएफ माइनस T1। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 इंटू 10⁻⁻3, और वाटर है तो वाटर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0। तो यहां पर हमने 0 रख दिया, माइनस ये T1 क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो T1 दिस इक्वल टू आ जाएगा, देखिए 0 कैंसिल है, माइनस माइनस इधर आ गया, तो -2.3 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 10⁻²। ये आपका आंसर करेक्ट है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन समझ रहे हैं? कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये क्वेश्चन सेकंड था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड आपको समझा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आपके सामने है, ये क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन आया था। ये भी वन टॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें 4 सॉल्यूशन दे दिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनाया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर करेक्ट फॉर ओपी। ओपी के लिए कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? और 4 जो सॉल्यूशन दिए, वो सॉल्यूशन हम आपको लिख करके दिखा रहे हैं। ये दिया हुआ है 0.05 m, और यहां एथिल अल्कोहल दिया है ए में, और बी में दे दिया है 0.1 m, और Mg3PO3PO4 होल ट्वाइस, और 0.25 m यहां पर KBr दिया है, और 0.125 m और यहां पर दे दिया है Na3PO4। ये क्वेश्चन दिया हुआ, मतलब ये 4 आपके सॉल्यूशन दिए हुए सी और यहां पे डी, और इसमें ऑर्डर ये दी
दिया है, ऑर्डर इसमें दे दिया है कि भाई ए का ज्यादा होगा, बी का, सी का, डी का। पहला तो क्वेश्चन ये। दूसरा ए का मतलब डी का ज्यादा होगा, फिर इसके बाद सी का ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा, इसके बाद ए का होगा। तीसरा में है ए बी, ए हो गया, सी हो गया, और लास्ट दे दिया ऑल हैव सेम ओपी, सभी का सेम ओपी है। ठीक, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये मोलरिटी दी है, मोलरिटी, तो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला हम लोगों के पास ये होता है। ठीक, तो चलिए पहले हम इस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो मोलरिटी 0.5 दिया है और ये हमने RT रख दिया, पहला केस खत्म। दूसरा देखिए इलेक्ट्रोलाइट, और ये सब 100%, देखिए ये तो आयोनाइज्ड होगा नहीं, ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये तीनों तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइज्ड होंगे। अब हम कंसीडर कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ये 100% आयोनाइज्ड होगा। चलिए इस केस के लिए हम आए, इस केस के लिए, तो इस केस के लिए जरा देख लीजिए, हमारे पास पाई दिस इक्वल टू MRT हो गया, और यहां पर I लगेगा। क्यों I लगा? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए I का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 यहां नहीं किया, और यहां I कर भी दो तो I की वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि जितने बिफोर में मॉलिक्यूल रहेंगे उतने ही आफ्टर डिसॉल्विंग के बाद भी रहेंगे, क्योंकि इनका एसोसिएशन डिसोसिएशन होना नहीं, तो जितने डालोगे वही इनिशियल स्टेट में रहेंगे, वही बाद में रहेंगे। तो यहां पर 0.1 हो गया RT इनटू I की वैल्यू यहां पे बताइए कितने मोल आपको मिलेंगे। अगर हम Mg3PO4 को तोड़े तो तोड़ने पर 3 Mg पे 2 पॉजिटिव और 2 यहां पर फॉस्फेट आएंगे, इस तरीके से। तो यहां पर हमारे पास I हो जाएंगे कितने, 5, और पहले शुरुआत में 1 लिया तो I इक्वल टू 5 हो गया। तो यहां 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 और RT, एंड ये वैल्यू इस वैल्यू के बिल्कुल इक्वल आ गई। चलिए आगे और बढ़ते हैं, इसके लिए आ रहा हूं, पाई दिस इक्वल टू MRT, I यहां भी रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट है, और इसकी वैल्यू है कितनी, 0.25, और RT, और यहां पर 2 होगी, क्यों, KBr टूटेगा तो 2 आयन से मिलेंगे, 100% आयोनाइज, तो 2 आयन का मिलकर मतलब क्या, I2 हो गया। ये भी सॉल्व किया तो यहां पर ये RT, ये वैल्यू भी सेम होगी। इस पॉइंट के लिए आ जाइए, यहां पाई 0.125 और RT I यहां भी रहेगा, फार्मूले में यही फार्मूला लगा दिया। अब 0.125 और RT और I की वैल्यू देखिए, यहां पर आपका ये जब डिसोसिएट होगा, कौन, Na3PO4 जब टूटेगा तो थ्राइस Na प्लस, और इसके बाद PO4 और 2 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव चार्ज, कितने मिले, 4 मिले, तो 4 मिलने का मतलब यहाँ पे 4 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 RT, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू सब सेम आ गई। इसका मतलब इसका चौथा ऑब्जेक्टिव सही होगा, एंड ऑल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 2014 में क्वेश्चन आया था, कि इस तरीके से देने के बाद आपसे पूछा कि इसमें किसका ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरीके से वर्क होगा। ये भी आपके सामने क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, या उस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए। ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बारे में आप लोग समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, द मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। द मिक्सचर,
ये क्वेश्चन है द मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। चार दिए हुए हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड प्लस मेथिल अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस मेथिल अल्कोहल और बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। और अगला क्वेश्चन इसमें है कि एथिल अल्कोहल प्लस यहां पर एल्यूमिन है, यहां पर आपका एसीटोन था। ये देखिए इसमें कह रहा है कौन सा पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा, ये ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, अगर दो कंपोनेंट हम मिलाएं, जैसे ए और ए, यहां पर बी और बी, इन दोनों को मिलाएं तो मिलाने पर ए और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा। तो ये फोर्स क्या होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए, वीक होना चाहिए। अब ये देखिए तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है और इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब इस मॉलिक्यूल में इस मेथिल अल्कोहल में तुम इसको डालोगे तो इसमें तो पोलैरिटी है नहीं, तो ये क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करेगा, यानी इसके और इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वीक होगा। अब वो जब वीक होगा तो आपको पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। आपको इस तरीके से ग्राफ हम लोगों ने बनाया था, ये ऐसे आइडियल सॉल्यूशन के लिए था, ये ऐसे आपको पॉजिटिव डेविएशन ऐसे मिलेगा। तो ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। वही देखिए यहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा, ये देखिए CH3 और यहां पर CH3 है O, तो यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव पोलर मॉलिक्यूल है एसीटोन, तो इसके मॉलिक्यूल पोलैरिटी की वजह से बनेंगे, लेकिन ये तो नॉन पोलर है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड की ज्योमेट्री तो लीनियर होती है, लीनियर, तो लीनियर होने की वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट वो 0 होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी आपका एक तरीके से नॉन पोलर है, तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा, क्योंकि नॉन पोलर वाला जब पोलर में डालेंगे तो पोलर के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको रिड्यूस कर देगा और आपको पॉजिटिव डेविएशन मिल जाएगा। ये भी पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल, पॉजिटिव डेविएशन। ये देखिए दोनों एक जैसे हैं, ये आपके आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, क्योंकि दोनों का साइज लगभग सेम है और इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स लगेगा वो भी सेम होगा। यहां पर देखिए इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी, और जब इन दोनों को मिला देंगे तो दोनों के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगने लगेगी, और जब दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो इंक्रीज होने का मतलब फिर आपको नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। तो ये नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा, ये आइडियल सॉल्यूशन है, और ये दो आपके सॉल्यूशन जो है ये शो करेंगे मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये दो जो आपके ऊपर वाले हैं, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, हाँ तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 21.3, जिसमें लिखा है 0.6 ml of acetic acid, 0.6 ml of acetic acid having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water.
the depression in freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 degree Celsius. Calculate Van-Hoff factor and dissociation constant of acid. ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको Van-Hoff फैक्टर भी निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो आयनिक इक्विलिब्रिया का भी थोड़ा सा पोर्शन इसमें जुड़ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हमें आई निकालना है, और ये देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो एसिटिक एसिड का यहां पर एसोसिएशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब डिसोसिएशन हो रहा है। Van-Hoff फैक्टर आपको निकालना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो चलिए पहले ये देख लेता हूं कि इसमें दिया क्या है, क्या क्या दिया। देखिए 0.6 ml of acetic acid having density 1.06 ग्राम पर ml dissolved in 1 liter of water। यहाँ पे सल्यूट एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड की डायरेक्ट अमाउंट नहीं दी है। अभी तक जितने न्यूमेरिकल आप लगाते रहे तो सल्यूट की डायरेक्ट अमाउंट देते रहे कि भाई इतना ग्राम डिसॉल्व किया गया, यहाँ वो नहीं दिया गया। यहाँ पे 0.6 ml और इसकी डेंसिटी दी गई और कहा गया इसको डिसॉल्व किया गया। तो चलिए हम स्मॉल w निकालेंगे एसिटिक एसिड के लिए, तो V इंटू डी होता है भाई, मास इक्वल टू क्या होता है V इंटू डी, ये फार्मूला हम लोग पढ़े। तो V कितना दिया है यहाँ पे 0.6 ml और डेंसिटी दी है 1.06 ग्राम पर ml। ml से ml कैंसिल हो गया, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 यहाँ पे 36 हो जाएगा, 6 और 1 2 3, तो यहाँ पे 0.636 ग्राम ये एसिटिक एसिड आ गया, यानी सल्यूट के अमाउंट आपको पता चल गई। ठीक, अच्छा अब आ जाइए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैपिटल W क्या दिया है, 1 लीटर दिया है, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो वाटर 1 लीटर। अब हमें चाहिए ग्राम में अमाउंट सॉल्वेंट, क्योंकि मोलैलिटी फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहां पर V इंटू टी, V हमारे पास 1000 ml हो गया, 1 लीटर का मतलब 1000 ml। और याद रखिए डेंसिटी कहीं पर भी वाटर की जरूरत पड़े तो 1 ले ली जाती है, 1 डेंसिटी ले ली जाती है। तो वाटर की डेंसिटी 1 हो गया, तो ml से ml कैंसिल, तो ये आपका 1000 ग्राम वाटर आ गया। ठीक, इसके बाद कह रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाज 0.0205, यानी जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ है इसकी वैल्यू 0.0205 डिग्री सेल्सियस दिया। ठीक, और इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट हम एसिटिक एसिड, सल्यूट एसिटिक एसिड है तो इसका एसिटिक एसिड का 60 होता है, CH3COOH बहुत बार निकाल चुके हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है। और यहाँ एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि इसीलिए तो कह रहा है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पूछ रहा है। चलिए हम इससे Van-Hoff फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे, तो फार्मूला लिखेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू, यहाँ पे I आएगा और यहाँ पर KF और दिस स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m1 इंटू कैपिटल W। ये वैल्यू कितनी दी है 0.0205, यहाँ पे 0.0205। I की वैल्यू को हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। KF की वैल्यू इस न्यूमेरिकल के लिए KF की वैल्यू 1.86 दिया है, तो यहां पे आ जाएगा 1.86 इंटू स्मॉल w आपके पास पता है 0.636 और इंटू 1000 और अपॉन m1 की वैल्यू यहाँ पे 60 और कैपिटल W हो गया 1000। I की वैल्यू को हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे।
आप इसे कैलकुलेट करना तो आई की वैल्यू यहां पे आएगी 1.04 और 1, ये आई की वैल्यू आ गई। बताइए कोई दिक्कत? अब आई की वैल्यू आने के बाद अब देखिए यहां पे आपको आई तो निकला है, एक आंसर तो निकल आया, वन हाफ फैक्टर तो आपने फाइंड आउट कर लिया, वन हाफ फैक्टर तो निकल आया। लेकिन अब हमें निकालना डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालने के लिए हमें थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम वाले लेसन में जाना पड़ेगा। इसे साफ कर दे, हटा देता हूं। ठीक, अब हमें जाना पड़ेगा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो CH3COOH इसका डिसोसिएशन होगा तो CH3COO माइनस और OH प्लस आएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालने के लिए हमें यहां पर इसका कंसंट्रेशन चाहिए और हमें H आयन का कंसंट्रेशन चाहिए और हमें कंसंट्रेशन चाहिए एसिटिक एसिड का, इनका कंसंट्रेशन चाहिए। मान लिया हमने इसका 1 मोल आपने ले लिया, कितना इसका डिसोसिएशन हो गया अल्फा। पहले इनिशियल स्टेट में 0 0, अब एट इक्विलिब्रियम स्टेट में कितना हो गया, मतलब अल्फा ये डिसोसिएट हो गया। तो अल्फा डिसोसिएट होने का मतलब 1 माइनस अल्फा बचा, ये अल्फा बना, ये भी अल्फा बना। तो अल्फा की वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू निकल आएगी, आई दिया है आपके पास। तो अब एसिटिक एसिड के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम निकालेंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत हमारे पास है। तो बताइए एसिटिक एसिड जब एसिड टूट गया इस प्रकार से, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन हो गया, तो I इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता 1 माइनस अल्फा एन अल्फा। कितने मोल मिले आपको, 2 मोल। तो I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। यहां आपका I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा आ जाएगा और I की वैल्यू 1.041 आपने निकाली थी, 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 0.0.0.0 और 41 हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास अल्फा आ गई। लेकिन जो अल्फा आई है 0.041, तो ये 1 मोल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मोल में आती है। जब आपने 1 मोल लिया तो अल्फा हो गया, अर्थात अल्फा की वैल्यू 0.041 हो गई, ये भी 0.041 हो गई, यहां पे 1 माइनस 0.041 हो गई। लेकिन 1 मोल आपने यहां पर ले लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन रियल में एसिटिक एसिड के मोल आए कितने, एसिटिक एसिड के मोल आप कितने यूज कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में कितने हैं। तो आइए मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ एसिटिक एसिड, तो मोल ऑफ एसिटिक एसिड ये हम लोग निकालेंगे तो यहां पे आएगा ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ग्राम में अमाउंट अभी आप लोग ने निकाला था 0.636, यही तो सलूट एसिटिक एसिड के ग्राम में अमाउंट, और यहां पर आप 60 से डिवाइड करें, मॉलिक्यूलर वेट 60 हो गया। अब यहां पर जहां इसको सॉल्व करेंगे तो मोल ऑफ एसिटिक एसिड जो आएंगे यहां पर 0.0106 इस तरीके से ये मोल आ जाएंगे, ये मोल आ जाएंगे। इतने मोल रियल में आपने यूज किया है, इतना 0.0106 मोल ये आप यूज कर रहे हैं। यहां तो 1 मोल लिया, 1 मोल इसलिए नहीं क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मोल में ही होती। तो अब हमें ये रियल वैल्यू आपको दिखाना है क्या किस तरीके से होगी। यानी 1 मोल में अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा कितनी है, 1 मोल के लिए है अल्फा की वैल्यू आपकी 0.041
1 1 मोल के लिए इतना अल्फा है। ठीक है, तो अब इतने मोल आप यूज कर रहे हैं तो 0.0106 मोल के लिए ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतने मोल के लिए तो हमें करना पड़ेगा 0.041 इंटू 0.0 और 106 इतना, यानी कुल मिलाकर के एसीटेट आयन के जो टोटल मोल होंगे इक्विलिब्रियम स्टेट पे यहां पे, तो यहां पर होगा 0.041 इंटू, ये तो 1 मोल के लिए थे लेकिन हमें इतने मोल के लिए निकालना है ना, तो इंटू हो जाएगा कितना 0.0106। इसीलिए इसी तरीके से इसके लिए भी हो जाएगा 0.041 इंटू 0.0106। ये मोल हमारे टोटल इसके हो गए, ये मोल टोटल इसके हो गए। इसके लिए 1 मोल के लिए इतना, तो इतने मोल के लिए कितना हो जाएगा 0.0106 और ब्रैकेट में 1 माइनस 0.041। ये जो दिए थे 1 मोल के लिए, लेकिन इतने मोल के लिए चाहिए। अब हमारे पास वॉल्यूम 1 लीटर है तो 1 से डिवाइड करोगे तो यही आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा। जो मोल है यही कंसंट्रेशन, क्योंकि 1 लीटर दिया है। अब के ए की वैल्यू जो हम निकालेंगे, एसीटेट हमारा हो जाएगा 0.041 इंटू 0.0106 इंटू एच आयन भी यही रहेगा 0.041 इंटू 0.0106 अपॉन सिट्रिक एसिड की वैल्यू होगी 0.0106 और यहाँ पे 1 माइनस 0.0 और 41 इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू, और ये वैल्यू जो हम सॉल्व करेंगे कि इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे, इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर के ए की वैल्यू आएगी 1.86 इंटू 10⁻⁵। यही आपका ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का। देखेंगे एग्जाम्पल में लगा हुआ है, आप देखेंगे किस तरीके से हमने आपको समझाया, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको समझा रहा हूं, उसको देखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन में आया हुआ है। जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आया हुआ है 2017 में क्वेश्चन मेंस में आया है। देखिए लिखा है प्योर, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा प्योर वाटर फ्रीजेस, इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, फ्रीजेस एट 273 केल्विन। ठीक, द सॉल्यूशन, इसके बाद लिखा है द एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम एथेनॉल, इतने ग्राम एथेनॉल को मिलाया गया इन 500 ग्राम वाटर, इसमें डिसॉल्व किया गया वाटर। तो केएफ की वैल्यू भी इसमें दे दी गई है 2, यहाँ पे 2 दे दी, जितनी यूज करेंगे उतना दिया है तो उसी को हम यूज करेंगे। अब इसमें ये क्या है, 4 ग्राफ बना रहा है, 4 ग्राफ यहाँ पे बना रहा है और यही चारों ग्राफ पे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। जी देखिए, ग्राफ ऐसे बना रहा है। यहां वेपर प्रेशर ले लिए, टेम्परेचर है, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर।
वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। ये ग्राफ बनाया इन्होंने इस तरीके से। एक ग्राफ ये बनाया, ये बनाया, ये बना दिया, ये ग्राफ ऐसे बना। यहां पे वाटर है, यहां पे ये सोल्यूशन, वाटर सोल्यूशन, वाटर के लिए सोल्यूशन के लिए, वाटर के लिए सोल्यूशन के लिए, और ये टेम्परेचर यहां पे 273 रखा, यहां रखा है 270, और यहां का है 271, 273, 270, 273, 271 ये दे दिया है। तो इसमें कह रहा कौन सा ग्राफ जो है इसमें करेक्ट है, सही है, ठीक। एक वेपर प्रेशर टेम्परेचर यहां पे दिया है। तो पहले हम यहां पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को निकालते हैं। डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन m1 इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इस वैल्यू को निकालना है 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। स्मॉल डब्ल्यू कितना है 4.5, एडिशन ऑफ एथनॉल है, और एथनॉल का मॉलिक्यूलर वेट 46 होता है। C2H5OH का निकालोगे तो 46 आएगा। कैपिटल डब्ल्यू 5। डेल्टा टीएफ की वैल्यू अगर निकालोगे तो यहाँ पे 3 आएगी, सॉल्व कर लेना 3 आ जाएगी, ठीक। ये डिप्रेशन। अब हम सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं। तो टीएफ दिस इक्वल टू टीएफ माइनस T1, ये वैल्यू 3 आ गई। ये है 273 वाटर का। प्योर वाटर फ्रीजेस एट दिस केल्विन, यहाँ पे ये हो गया, और माइनस यहाँ पे T1 आया फ्रीजिंग पॉइंट। बताइए, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, तो T1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 270। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है 273 और इस सॉल्यूशन का है 270। तो पहले तो देखिए यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर देखिए ऐसे बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन का बढ़ेगा, इसका देखिए इस तरीके से ऐसे लाओगे तो घटेगा। तो यहाँ पे ऐसे आते आते यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर इस सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। तो ये देखिए फ्रीजिंग पॉइंट 273 वाटर का दिया है, ये बिल्कुल करेक्ट। अब ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, कितना हुआ 270, देखिए 270 यहाँ पे बिल्कुल सही सही है। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू तो ठीक लिखी थी, लेकिन ये वैल्यू गलत लिखी थी, यहाँ पे 271 लिखा हुआ है। और ये देखिए 270 और 273, ये वैल्यू तो ठीक लिखी है, लेकिन ग्राफ गलत बना है। ग्राफ गलत इसलिए बना है कि देखो यहां से टेम्परेचर तुम कम कर रहे हो, तो देखिए क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर। और यहां देखिए टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर तो घटेगा, यहां तो घट रहा है। अगर इधर की ओर चले तो टेम्परेचर बढ़ाने तो वेपर प्रेशर तो बढ़ता है, लेकिन यहां से तो क्या घट रहा है, इसमें भी घट रहा है। घटना होने नहीं चाहिए, तो बढ़ना चाहिए। वेपर प्रेशर
जब टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर घटना चाहिए, तो देखिए बढ़ रहा है, और यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ना चाहिए, तो घट रहा है। वेपर प्रेशर देखिए नीचे जा रहा है। तो ये दोनों ग्राफ ही गलत बने, इसलिए आपका आंसर ये होगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल आपको क्लियर इस तरीके से ये वाला